अच्छा, ऐसे में फेल्यूर की बहुत सारी वजूहत हैं। उसमें ये समझने से पहले मेरा अपना ख़्याल है कि ऐसे के रैशनल को समझा जाए। ऐसे जो इम्तिहान है, पेपर है, वो बाकी 11 पेपर से किसी और की मुख्तलिफ राय होती है, हो सकती है, लेकिन मेरी ये राय है कि बाकी 11 पेपर से एक मुख्तलिफ पेपर है। उसके रैशनल को समझा जाए कि क्यों लोग फेल हो रहे हैं, और जो क्वालिफाई करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरा ऐसे जो क्वालिफाइड जितने भी लोग पढ़ते थे उन्होंने कह दिया था कि तुम क्वालिफाई कर जाओगे। मुझे पता नहीं था, लेकिन दे वर डैम श्योर कि यू विल सेल थ्रू। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेफिनाइट हैं ऐसे में, उनको अगर ठीक किया जाए तो ऐसे पास किया जा सकता है। तो रैशनल की मैं बात कर रहा था। ऐसे में रिफ्लेक्शंस देखी जाती है। उमूमन एस्पिरेंट करते क्या है, वो रिप्रोडक्शन देते हैं, वो आइडियाज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं। वो जो चीज़ें एक किताब से, एक आर्टिकल से पढ़ते हैं, वैसी की वैसी छाप देते हैं, जिस तरह से वो सिंधी के, क्रिमिनोलॉजी के, जेंडर स्टडीज़ के पेपर में छापते हैं। तो एक चीज़ ये है कि ऐसे व्हेन वी से ऐसे इज वंस ऑन से, देन इट मस्ट बी वंस ऑन रिफ्लेक्शन। तो ये आपकी पर्सनालिटी की रिफ्लेक्शन है। उस रिफ्लेक्शन में एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, ये क्वेश्चन वाली बात है। उसमें आप कितनी मैच्योर बात करते हैं, तो आपकी मैच्योरिटी आपके थाट से पता चलेगी। तो ऐसे में आप जितना मैच्योर थाट देंगे, मैच्योरिटी ऑफ थाट आप दिखाएंगे एग्जामिनर को, वो अच्छा लगेगा। एग्जामिनर को छोड़ दें, एक कॉमन रीडर को ही आप दिखा दें चीज़, वो पढ़ेगा, वो किस तरह से कन्विंस होगा। आप बड़ी बात ही नहीं कर रहे, अच्छी बात ही नहीं कर रहे, कोई मैच्योर बात ही नहीं है, आपकी बात में कोई तासुब भरा हुआ है, आपकी बात में इंतहाई नैरोड विजन है, शार्ट साइटेडनेस है। तो ये मैच्योरिटी ऑफ थाट, क्लैरिटी, कि आप जो चीज़ बात कर रहे हैं वो आसान तरीके से, इंतहाई वाज़ेह तरीके से एग्जामिनर तक पहुंचती है या नहीं। तो क्लैरिटी, मैच्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशन, आपने जो बात कर रही हैं वो शुरू से ही उसका एक बैकग्राउंड, जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आर्गूमेंट से आर्गूमेंट निकलता है। ये एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की ही ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ऐसे में झलकती है। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन तभी आती है जब एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी में थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, या वो इंतहाई क्लेवरली प्रैक्टिस से ऐसे में ला देता है। तो आगे जाके कोहेरेंस, क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक एस्पिरेंट ने अपने ऐसे में रिफ्लेक्ट करनी होती हैं, तभी जाके ऐसे वाली बात एग्जामिनर को समझ में आएगी। जब एक किताब पढ़ के, एक आर्टिकल पढ़ के या डेटा ऑनलाइन उठा के वैसी की वैसी चीज़ें छाप देते हैं लोग जो एस्पिरेंट हैं, तो वो रिफ्लेक्शन रहता नहीं है, ऐसे वो किसी और की रिफ्लेक्शन हो जाता है, और वो एग्जामिनर को पसंद नहीं है और ऐसे में फेल कर देते हैं। ये होगी बड़ी चीज़ें, रैशनल वाली चीज़ें, जनरलाइज चीज़ें। अब जो टेक्निकल मामला है उसमें एक तो ग्रामेटिकल जो गलतियां हैं वो मैं भी करता हूं, बाकी भी करते होंगे। कहते हैं ये नहीं देखी जाती, इसलिए मैं भी कहता हूं शायद नहीं देखी जाती। तो बाकी टेक्निक में इंट्रोडक्शन जो है वो उस रिक्वायरमेंट पे नहीं उतरता जो एक होना चाहिए इंट्रोडक्शन फॉर्मल किसी फॉर्मेट के तहत, वो नहीं होता। ऐसे को ब्रेक ही नहीं ठीक करते। मैं अपने फेल्यूर की बात करूं तो मैंने लिटरेरी ऐसे किया था 2020 में, वाई डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स। तो इसमें मैंने ब्रेक इस तरह से किया था कि इंट्रोडक्शन दिया, वो इंट्रोडक्शन कोई वेरिएबल या कोई हेडिंग नहीं है, वो सब यूनिवर्सल है, वो काउंट ही नहीं होता। तो बाकी मैंने जो 7 या 8 जो है हेडर्स दिए, उसमें बताया कि वाई डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ। ये नहीं बताया कि ग्लोबली लिटरेचर रीडिंग का ट्रेंड क्यों कम होता जा रहा है, उसके रीजंस क्या हैं, और जहाँ पे लिटरेचर रीडिंग को प्रमोट किया जाता है वो उस सोसाइटी में लिटरेचर को एज ए नीड मैंने कंटेक्चुअलाइज किया ही नहीं। मैंने बताया ही नहीं कि इस रीडिंग को, लिटरेचर की रीडिंग को ठीक करने से क्या हासिल हो सकता है या ठीक किस तरह से की जाए।
अब ये सारी चीज़ें मैंने गुम कर दी और मैंने एग्जामिनर को बताया 10 या 8 हेडिंग्स में वाई डू वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स। तो ऐसे में उसने मुझे 25 नंबर दे दिए और मेरा अटैम्प्ट चला गया। और ये 25 मुझे मिल जाते तो काम बन जाता 2020 में ही, 2 साल और नहीं लगते, 1 साल और नहीं लगता। एक तो ये, दूसरा इंट्रोडक्शन जो मुझे लिखना नहीं आता था, मुझे लगता था कि जो अखबार में इंट्रोडक्शन होता है वही मैं वो नदीम फारूक पराचा की तरह इंट्रोडक्शन एक छोटा सा मैं छाप ऐसे में वही देता था। तो वही इंट्रोडक्शन ने भी मुझे फेल करवाया। और उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन चेकिंग करने वालों का भी है कि ऐसे इंट्रोडक्शन में ऐसे ब्रेक किए गए ऐसे पे भी मुझे कभी 45-50 से कम नंबर मिले ही नहीं। तो ये आपको एक जो भ्रम में रखा जाता है, उमूमन करते हैं लोग के खुश करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ भाई आप तो बस 50 के काबिल हैं, वो 50 दे देते हैं। आपके ऐसे में ब्रेकअप ठीक नहीं होता, इंट्रोडक्शन ठीक नहीं होता, बाकी टेक्निक ठीक नहीं होती, फिर भी जो तो ये एक तो ऐसे इंट्रोडक्शन ठीक नहीं था, ऐसे को ब्रेक ठीक नहीं किया था मैंने। तीसरा, पैराग्राफ को रैशनलाइज जिस तरह से किया जाता है वो नहीं। हमें बताया जाता है कि पैराग्राफ आधे पेज पे जो लिखा जाता है वो पैराग्राफ है, आप आधा पेज कुछ भी लिख दें, फिल कर दें, ये पैराग्राफ की एक अपनी इंजीनियरिंग होती है। वो किस तरह से फिलो करता है, उसका ओपनिंग सेंटेंस, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, उसको आर्गूमेंट दे के रैशनलाइज किया जाता है ताकि पढ़ने वाला कन्विंस हो। वो रैशनलाइज मैंने नहीं किया, कंक्लूड नहीं किया। मुझे बस वो पैराग्राफ जिस तरह से आम एक अंग्रेजी तो आती थी, तो आधे पेज पे जो लिखना होता है वही पैराग्राफ था। तो ये जो मेरा इंट्रोडक्शन, असेसमेंट और ब्रेक ऐसे की जो ब्रेकिंग होती है, ब्रेक डाउन, उसके बाद जो चौथा जो मेरे फेल्यूर का मुझे लगता है जो वजह बनी वो ये थी कि पैराग्राफ को रैशनलाइज। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज़ जो है वो फियर तो है ही है, लेकिन जो फर्स्ट एक प्राइमा फैसी पे जो हम चीज़ उठा लेते हैं वो फिलो होता है। ऐसे देखते ही हमें ख्याल आता है कि ये मैं कर लूँगा, और जो ख्याल जहन एक स्ट्रीम ऑफ आइडियाज़ प्रोड्यूस करता है उसी पे चलते हैं। ऐसे अटेम्प्ट करते वक्त खुद से सवाल नहीं करते कि मैं जो कर रहा हूँ देखते ही क्या वो ठीक है या नहीं। वो सवाल करना, क्रिटिकली खुद से ही पूछना कि ये ऐसे मैंने उठा तो लिया है, कर सकूँगा या नहीं। तो ये मेरे लिए जो मैंने देखा, मुझे लगा हाँ भाई यार लिटरेचर मेरा बहुत पढ़ा हुआ है, ये तो ऐसे आया ही लिटरेचर पे है, 70 नंबर ले लूँगा, इसलिए मैंने वो फेस वैल्यू पे ही उठा लिया। और जो आइडियाज़ जहन ने फर्स्ट गो में प्रोड्यूस किए वही मैंने लिखे। सवाल क्रिटिकली सवाल करना, खुद से चीज़ों को कंटेक्स्ट में रखना, वो मैंने जो है वो नहीं किया। तो ये एक और गलती थी मेरी। दूसरा, प्रैक्टिस, राइटिंग की प्रैक्टिस ना होने के बराबर थी। तो पेपर के दिनों में उनसे 1 माह पहले भी मेरा ये बड़ा इंतहाई जो फेटल किस्म का जो एटीट्यूड ये था कि मैं तब भी वो दोस्तोवस्की का इडियट और वो नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड ये 1 माह पहले पढ़ रहा था। तो ये जो इंतहाई डेंजरस एटीट्यूड है, ये नहीं करना चाहिए। 1 माह पहले आपको बैठकर क्रेजी होकर लिखना चाहिए, जितनी पेन आपकी चलेगी। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई कि बहुत ज़्यादा लिखना, ऐसे के रैशनल को समझना, रैशनल के बाद उसकी टेक्निक को समझना, इंट्रोडक्शन को समझना, पैराग्राफ्स को रैशनलाइज करना, और जो तासुब ना दिखाना, बायास जो प्रीजुडिशियल एटीट्यूड होता है वो कोशिश करें कि आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट ना हो। जितना न्यूट्रल होगा, जितना वियनरी होगा, जितनी बड़ी सोच होगी वो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊं कि चोरी ना करें। चालाकी और चोरी मार देगी ऐसे में या किसी और पेपर में। आपकी इनोसेंस, बचपना और इग्नोरेंस शायद एग्जामिनर माफ़ कर दे, एग्जामिनर क्या कोई और रीडर माफ़ कर देगा, लेकिन चोरी और चालाकी जो है ये बड़ा इरिटेट करती है और इस पे वो पेनलाइज करेगा। तो ऐसे लिखते वक्त, और अमूमन जो पर्सनल कचहरियों में कुछ क्वालिफाइड लोग या बाकी शायद जो पढ़ाने वाले हों ये कहते हों कि भाई वो कोटेशन नहीं आता कोई भी डाल दो, कोई मसला नहीं है, डेटा नहीं आता तो
अपना पैदा कर लो, कोई मसला नहीं है, कंटेक्चुअलाइज कर दो। तो ऐसी चीज़ें ना करें, ईमानदारी से, इनोसेंस से और इंतहाई मासूमाना अंदाज से जो कुछ भी समझ आता है वो आप एग्ज़ामिनर को दे दें। वो चालाकी मत करें, कोई चोरी मत करें। तो ये जो है ये भी बड़ा ब्लंडर है। तो ये चीज़ें अगर की जाएं, नज़र में रखी जाएं और ऐसे को प्रैक्टिस किया जाए, जितना लिखा जाए, तो आई बिलीव कि चीज़ें आसान हो सकती हैं और एक एस्पिरेंट 40 नंबर ले सकता है।